हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आयोनाइज्ड मीडियम। तो इसमें आयोनाइज्ड मीडियम के अंदर ईएम वेव कैसे प्रोपगेट करती है उसको डिस्कस करेंगे और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का इसमें कंसेप्ट आएगा ओमेगा पी जिसे नोट करते हैं। और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी का फंक्शन होती है वहाँ पे गैसों की कंसंट्रेशन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम उस पर निर्भर करती है। और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी है उसकी पावर हाफ पे निर्भर करती है। ओमेगा पी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है एन स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, जहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। वहाँ पे कंसंट्रेशंस क्या है, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे जो ओमेगा पी है वो ज़्यादा होगा, जहाँ एन की वैल्यू कम होगी वहाँ पे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है, क्योंकि आयनोस्फीयर का जो क्षेत्र है वो हमारा एक सर्टेन क्षेत्र नहीं है, बल्कि वो उसमें भी 50 किलोमीटर से लेके और 1000 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे हम जो है आयोनाइज्ड जो मीडियम है वो बोलते हैं, आयनोस्फीयर इसको बोला जाता है। आयनोस्फीयर में क्या है कि हमारी ज्योग्राफिकली टर्म्स में जो ऊपर की लेयर है अर्थ की सरफेस से जब ऊपर चलते हैं तो 4 लेयरों में ये बटा होता है। पहले हमारी ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आयनोस्फीयर और फिर बाद में एक्सोस्फीयर होता है। तो इसमें जो यहाँ कंसेप्ट चलता है वो चलता है आयनोस्फीयर का। हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव के जो सिग्नल्स होते हैं वो आयनोस्फीयर की लेयर में ही जाते हैं और आयनोस्फीयर की लेयर से टकराने के बाद में वो बेंड होकर दूसरी जगह पर परिवर्तित होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकबोन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आयनोस्फीयर का कंसेप्ट है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जिन सिग्नलों को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, रेडियो सिग्नल्स, उसमें सारा का सारा यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। साथ साथ आप एक चीज़ से वाकिफ होंगे कि कोई भी सिग्नल सीधा का सीधा प्रोपगेट नहीं होता, क्योंकि हम उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल होता है उसे कैरियर वेव के ऊपर सुपरिम्पोज करते हैं और कैरियर वेव को सुपरिम्पोज करके जो सिग्नल है फिर उसको प्रोपगेट करते हैं। उसका रीजंस क्या होता है, ये कंसेप्ट मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट है, हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। और मॉड्यूलेशन इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारा सिग्नल है वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। तो क्योंकि सिग्नल को हमें दूर तक भेजना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, और ऑडियो सिग्नल को जो कैरियर वेव है उसके ऊपर सुपरिम्पोज कर देते हैं और फिर उसे प्रोपगेट करा देते हैं। यहाँ पर हमारा डिस्कशन किस चीज़ों पर है कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पर निर्भर करती है, फिर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कैसे कैसे आती हैं, और बाकी फिजिकल पैरामीटर्स जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरीक़ा से प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने 7-8 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के वो लिखे हैं। पहले उन्हें मैं बताता हूँ, फिर इसका मैथ ड्रॉ करता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करता हूँ। तो ये ध्यान रखें कि जो इसका आयनोस्फीयर का क्षेत्र है वो हमारा 50 किलोमीटर से लेके जो हमारा 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो हमारी अर्थ की सरफेस से अगर हम जाएं और 50 किलोमीटर से ऊपर जाएं और इसे 1000 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र को हम आयनोस्फीयर में लेकर चलते हैं। उसके अलावा जो डेंसिटी है इसकी वो फिक्स तो नहीं है, डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है अगर अप्रोक्सीमेशन ऑर्डर देखा जाए तो 10 की पावर 11 पर मीटर क्यूब में इसका होता है। लेकिन ये ना माने कि आयनोस्फीयर में जो डेंसिटी है वो हमारी फिक्स है, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो अपने आप में चेंज होती है। उसी हिसाब से हमारी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, वो एन जैसा जैसा चेंज होता है ऐसे ही प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। और पता चलेगा कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ये हमारा जो केस है आयनोस्फीयर का और जो आयोनाइज्ड मीडियम का केस है, इसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक माध्यम की प्रॉपर्टी होता है, वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो किसी वेरिएबल का फंक्शन नहीं होता। इसमें साथ साथ ये है कि जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है, देखो जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है, तो वहाँ पे आपके पास आंसर होगा किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज, इस टाइप से आंसर में देगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास होता है, और ये जो एम रेडियो बैंड होता है उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, जो हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड होता है। मेरे हिसाब से आप लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ होंगे कि भारत में जो रेडियो है वो 2 तरीका का चलता है, एक AM एक FM। AM जो चलता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
और एफएम को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, टीवी में जो हमारी साउंड होती है उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है, और पिक्चर के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा टेलीविजन की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेटर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो इसलिए उसकी आवाज़ हम देखेंगे वो बहुत बढ़िया आवाज़ उसकी आती है कंपैरेटिवली। रेडियो में आप देख रहे होंगे एफएम बेटर आवाज़ आती है एएम के मुकाबले। तो वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, और आजकल बच्चे जो है ज़्यादातर एफएम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होते हैं उनकी क्वालिटी फाइन होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मेगाहर्ट्ज होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेशन है। लोअर फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव है वो आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो दो होंगी। एक फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जो आपने सिग्नल भेजा उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दो हैं, एक हमारी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी और एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। जब तक ओमेगा पी से बड़ा होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने भेजी है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, तो प्रोपगेशन माध्यम में हो जाता है। उस समय पे तो हम देख रहे हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कैन नॉट पेनिट्रेट द आयोनोस्फीयर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो ये पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी की होंगी वो पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव भी आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर पाती है, ये भी याद रखें। ये 3 मेगाहर्ट्ज अगर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है कि आप किस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो आयोनोस्फीयर में सेंड की जाती हैं। उसके अलावा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू होती है एन स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम मास है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। तो इसमें वेरिएबल जो एन होगा ये तो फिक्स है सारे के सारे। कई बार क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो वहाँ पे कई बार पूछ लेता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इतने से इतनी हो जाती है, तो बताएं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एन की पावर हाफ पे निर्भर करती है। कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है ओमेगा P1 अपॉन ओमेगा P2 बराबर N1 अपॉन N2 की पावर हाफ। तो 3 वेरिएबल देता है, चौथा पूछ लेता है। तो काफी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है, और जो वेव आपने आयोनोस्फीयर को भेजी है उसकी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर होती है √1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। साथ साथ ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए स्पेसिफिक मेंशन किए हैं कि प्लाज्मा ओपेक होता है अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा पी है, वेव जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, अभी बताया गया है आपको। और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से ज़्यादा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे लिखे आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें मैंने सब कवर की हैं 8 पॉइंटों में आयोनोस्फीयर के लिए। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिक्स को ड्रॉ करने और देखते हैं, फिर उसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले पे ही आते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन से शुरू करें। तो मैथमेटिक्स को ड्रॉ करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो मैथ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डाइवर्जेंस ई की जो वैल्यू है वो होती है हमारी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस बी जो होता है वो हमारा होता है 0, और कर्ल ई जो होता है वो हमारा होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और कर्ल एच जो होता है वो होता है हमारा जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। प्रोपगेशन की सारा इसी मैथमेटिक्स से शुरू होता है। चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को सबसे पहले लिखें, उस पर जो जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई कर दें। माध्यम ऐसे बिहेव करता है कि उसका म्यू जो है बहुत दूर नहीं होता, म्यू नॉट से। एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट की तरफ अप्रोच करता है। जे जो है वो फॉर्मूला आप जे का वाफिक हैं, जे की वैल्यू होती है सिग्मा ई। इन सब फॉर्मूलों से आप वाफिक हैं। तो यहाँ म्यू नॉट की तरफ, एप्सिलॉन नॉट की तरफ, जे की वैल्यू सिग्मा ई होती है। जे यहाँ पे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। तो यहाँ से जो हमने
प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडिया किया था, सिमिलर चल रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि एच और एच नॉट की वैल्यू कैसे वेरी करती है। एच हमारा वेरी करता है एच नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस आई के डॉट आर, और एच के साथ साथ ई भी ऐसे ही वेरी करता है, ई इजकल टू ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर माइनस आई के डॉट आर। के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही रहता है, जैसे हमारा किस तरीका से वेरी किया था उसी तरीका से हमें चलना है जैसे हम किस में चले थे, इन द कंडक्टिंग मीडियम। तो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को उठा लें और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को ले लें। मैं एक को लेकर चलूंगा, उसी से दूसरी को ड्राइव मान लूंगा सिमिलर। तो इसको लेकर चल रहा हूं, तो यहां से देखें कर्ल एच इजकल टू कर्ल जे सिग्मा ई हो गया, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। कर्ल ई भी ले लें, इसमें इसका कर्ल भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ का कर्ल लेना होगा। तो यहाँ तो कर्ल एच हो गया, ये कर्ल जे आ गया, जी की जगह सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन नॉट, डी की जगह एप्सिलॉन नॉट ई लिया, एप्सिलॉन नॉट डेल्टा इंटू डेल ई अपॉन डेल टी। यहां से आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि डेल ई अपॉन डेल टी करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ये माइनस आई ओमेगा ई, और डेल ई अपॉन डेल आर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहां पर प्लस रहेगा, ये यहां प्लस ले ले, आई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहां से डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर कितना बन जाएगा, डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस आई ओमेगा, और यहां से डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। पुट कर दें और सॉल्व करें, बताएं मुझे क्या आ रहा है। ये आ जाएगा हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एच माइनस डेल स्क्वायर एच इजकल टू सिग्मा और कर्ली की जगह पे क्या रखते हैं ऐसे, माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। और यहां देखें, यहां से क्या आ जाएगा, कर्ल ई की वैल्यू ले लें यहां से सीधी, डेल ओवर, देखो यहां से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो ये आ गया, और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू हो गई माइनस आई ओमेगा, और कर्ल ई कितना वो यहां से रख दो, डेल ओवर डेल टी भी रख दो। अच्छा, डेल ओवर डेल टी की तो वैल्यू रख दी हमने, डेल्टा ई कर्ल ई की बताएं कितनी आई वैल्यू, क्या आ रहा है, डेल ओवर डेल टी तो हमने माइनस आई ओमेगा ले लिया, और कर्ल ई की जगह पे क्या रख दें, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। यहां से देखो इसको, इस टर्म को ले लो डेल ओवर डेल टी, और डी को ले लो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, एप्सिलॉन नॉट, और कर्ल भी चल रहा है इसमें, एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, और कर्ल ई की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। तो ये माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर बन जाएगा ये इसकी ये वैल्यू देखो, यहां पे मैं ऐसा लिख पाऊंगा या नहीं, देखो जल्दी से,
नहीं, कोई रिजल्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, यही तो आएगी वैल्यू, ये आनी चाहिए यहां से, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। डाइवर्जेंस एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इक्वेशंस बन जाएगी, क्या आ गई, डेल स्क्वायर एच माइनस सिग्मा म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। देखो सभी का यही आ रहा नहीं। सिमिलरली ई का भी सेम रहेगा, ई और एच दोनों एक ही कंडीशन को ओबे करते हैं। यहां से क्या करें, यहां से सिंपली जो हमने ऑपरेटर्स ले रखे हैं, डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू दिस वन और डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू दिस वन, वो इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ये हमारा कितना बन गया, आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका स्क्वायर माइनस सिग्मा म्यू नॉट और डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आई ओमेगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि इसके साथ ई और एच आएंगे तो ई एच 0 हो नहीं सकते, यहां से वैल्यू कितनी बन गई, इसको सॉल्व कर दो, आई स्क्वायर के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर जाएगा तो ये फिर से माइनस में बनेगा। हाँ जी, इसको देखो पहले, ये क्या बना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर और ये भी माइनस में जा रहा होगा, सिग्मा म्यू नॉट ओमेगा आई, ये आ गया मैथमेटिक्स। आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, तो के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्क्वायर कितना बन गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस आई सिग्मा म्यू नॉट ओमेगा। देखना ठीक बना। यहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस आई सिग्मा म्यू नॉट ओमेगा अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ये आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ये कल जो कंडक्टिंग मीडिया का था सेम ही है, यहां तक हम सेम चले थे, बस अंतर क्या आ गया है, म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब एज सच है। कल भी हमने टाइप किया था ये। हम क्या करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को लेते हैं, फिर मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखने के बाद, रिलेशंस लिखने के बाद उसमें कंडीशंस लगा देते हैं। देखें थोड़े वर्ड्स आज बड़े बड़े दिख रहे होंगे,
कोशिश ये रखें कि बग्स थोड़े बड़े रहें। कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि शब्द सर छोटे रहते हैं, बोर्ड से देखने में दिक्कत आती है। तो के स्क्वायर की वैल्यू निकल गई तुम्हारी कितनी, ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई सिग्मा अब देखें कि कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज किया माध्यम का कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है और उस पर टकरा जाती है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, F होता है Q E प्लस V क्रॉस B। ये F ही हो गया और ये FM हो गया, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है। सब पावरफुल फोर्स कौन सा है, क्योंकि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि जो B है वो E/C के बराबर होता है या E/V के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता। कौन सा फोर्स ज्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसमें ले लें, फोर्स तो हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन, और इसको लिख दें इक्वल टू QE। क्या कहते हुए F ही जो है वो FM के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, Q की जगह पे ही कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है d2r/dt स्क्वायर। r यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, dr/dt वेलोसिटी और d2r/dt स्क्वायर एक्सेलरेशन को नोट करता है। तो यहां से क्या करें, Q और E होता है हमारा E0 माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई के डॉट आर, ये होता है। के हमारा कितना होता है, इसमें ये टर्म कंपैरेटिवली कम होती है, ये ज्यादा डोमिनेट करती है। के की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 2π/λ। लेमडा होता है हमारा, जब यहां पे लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी तो के हमारा कम होगा, और ये कम इतना कम होता है कि इसके मुकाबले ये टर्म्स इग्नोरेबल होती है। लेमडा ज्यादा होने से के बार कम हो गया, ये टर्म कम हो गई, तो इस टर्म को इग्नोर करें, केवल ये वाली टर्म ले लें। क्यू को बदलें ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख दें, E0 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। लेमडा मोर है, ज्यादा है, तो के बार लेस होगा और के डॉट आर की वैल्यू काफी कम होगी, तो ये इग्नोर की गई है इसके मुकाबले। तो दो अप्रोक्सीमेशन हमने लगा दिए हैं। कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फोर्स से, और दूसरा क्या लगा दिया है कि लेमडा जो है ज्यादा होने से के लेस हो जाता है, और ये टर्म इसके मुकाबले कम सिग्निफिकेंट देती है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, d2r/dt स्क्वायर की वैल्यू यहां से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी, इक्वल टू E0/m ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। निकालना क्या चाहते हैं, वेलोसिटी। कैसे निकले वेलोसिटी, इसे लिख सकता हूं मैं d/dt dr/dt इक्वल टू Q0। Q की जगह पे ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E0/m और E की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इस dt को इधर ले जाए, उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी। तो dr/dt कितना आ गया इधर से, dr/dt इक्वल टू E0/m
ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, डिवीजन में आ जाएगा माइनस आई ओमेगा। इसे मैं लिख सकता हूं v डी आर अपॉन डी टी का मतलब वेलोसिटी इजिकल टू क्या बन गया E, ये कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन एम ओमेगा और एक आई आ जाएगा ऊपर। क्या किया, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और आई स्क्वायर को -1 ले लिया, तो ये वेलोसिटी निकल गई। कैसी क्वांटिटी है, इमेजिनरी, वी इज इमेजिनरी हेयर। अब जे कैसे निकालोगे, जे का फॉर्मूला क्या होता है, जे इजकल टू NeV। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में होता है जे बराबर रो वी, रो को लिखते हैं नहीं, पढ़ा नहीं फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा तुमने, जे इजकल टू रो इंटू वी, रो की जगह पे एनी ले लो। ये एन हो गया नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे पुट कर दो तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, जे इजकल टू एन ई वी, वी कितना आई ई अपॉन एम ओमेगा इंटू ई। जे की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, जे यहां से हो गया आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा इंटू ई। और जे किसके बराबर होता है, जे होता है सिग्मा ई के इक्वल। तो यहां से कंडक्टिविटी निकल गई। आई का मतलब क्या है, दिस आई सो दैट जे एंड ई आर आउट ऑफ फेज। अगर आई आ जाएगा जे और ए के बीच में तो दोनों सेम फेज में नहीं होंगे, फेज बदल गया। अगर यहां आई नहीं होता तो सेम फेज में होते। आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आई का काम है फेजर, फेजर डायग्राम पर फेज को चेंज करना। जे और ई आउट ऑफ फेज होंगे तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। वेलोसिटी सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल गई, सिग्मा इजकल टू आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछ लिया जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम, और पता क्या देख रहे हो कि माध्यम की कंडक्टिविटी अगर आयनोस्फीयर का क्षेत्र ना हो तो ओमेगा डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन यहां ओमेगा डिपेंडेंट है। और ओमेगा माध्यम का नहीं है, ओमेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहां माध्यम का क्या है, ई और एम माध्यम का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है। माध्यम का एन, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, और ओमेगा किसका है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने इंपोज की है, जो जाके टकरा रही है आयनोस्फीयर में, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो आयनोस्फीयर के अंदर सिग्मा दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एन पे, जो एन प्रॉपर्टी किसकी है, एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और ओमेगा पे किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव, जो ईएम वेव डाली गई है उसकी फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये बात आई समझ में, नहीं आई, पूरा मैथमेटिक्स था, पूरा सब मैथ मैंने ड्राइव किया है। इस सिग्मा की जो वैल्यू है, इस सिग्मा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, जाके पुट करो, देखो क्या आता है रिजल्ट। देखें कोई स्टेप अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताएं। ये तो हमने कल भी ड्राइव किया था, कंडक्टिंग मीडिया में जो ड्राइव किया था, बस उसमें सेम हम यूज कर सकते थे। बस क्या करना था हमें,
म्यू को म्यू नॉट से और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से बदलना था, बाकी सब एज सच है। और यहाँ क्या करके चल रहा है कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है आयनोस्फीयर में, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके टकराती है। अब आपको पता करना है कि अगर वो रेस्ट में भी था तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। जब वो चल पड़ेगा, ईएम वेव जलेगी तो क्या करेगी? ईएम वेव में दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। मैग्नेटिक तो केवल डायरेक्शन का डिफ्लेक्टर है, एक्सीलरेट थोड़ा ही करता है वो। एक्सीलरेशन कौन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही वेलोसिटी अचीव करेगा वो। तो क्या किया हमने? md2r/dt को, फोर्स को q इंटू ई के इक्वल कर दिया। q की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख दिया, तो md2r/dt की वैल्यू कितनी हो गई? E इंटू कैपिटल ई। अब E किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ईएम वेव आएगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, क्योंकि वही तो क्या कर रहा है, वही एक्सीलरेट कर रहा है, वही वेलोसिटी दे रहा है। तो E की जगह पे क्या रख दिया? E नॉट e की पावर माइनस आई ओमेगा टी e की पावर आई के डॉट आर। अब इसमें से ये देखेंगे कि किसका असर ज्यादा है। तो पता चला कि e की पावर आई के डॉट आर उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती जितना e की पावर माइनस आई ओमेगा टी होता है। इस कंडीशंस को लगा के उसके को इग्नोर कर दिया, तो d2r/dt की dt स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। वो हो गई हमारी e नॉट e की पावर माइनस आई ओमेगा टी अपॉन एम। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करके कितनी आई? आई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ओमेगा। तो v और e सेम फेज में नहीं है। इमेजिनरी का मतलब क्या है? v एंड e बोथ आर आउट ऑफ फेज। अब J निकालोगे करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि कंडक्टिविटी कैसे निकले, उसके लिए J निकाल लो। J होगी NeV के बराबर। जैसे ही J को NeV के इक्वल करोगे तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा, J बराबर आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा इंटू ई। इसको J बराबर सिग्मा ई से कंपेरिजन कर दो, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई आई एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा। अब ये सिग्मा इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसकी, वो ये है कि वो एन पर निर्भर कर रही है, और एन है माध्यम की प्रॉपर्टी, और ओमेगा पर निर्भर कर रही है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? ईएम वेव की। तो ईएम वेव अगर कंडक्टिविटी को कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो वहां का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ओमेगा की वैल्यू को कम और ज्यादा करके कंडक्टिविटी को चेंज किया जा सकता है। ओमेगा कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ओमेगा ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा आयनोस्फीयर में होता है। अब के स्क्वायर कैलकुलेट करने चलो, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है वो देखें। तो ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इस वाले एक्सप्रेशन में जो के स्क्वायर का एक्सप्रेशन था उसमें जाके ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना आ गया? इजकल टू, देखें वैल्यू कितनी आई? इजकल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई अपॉन सिग्मा नॉट ओमेगा। और इस सिग्मा की वैल्यू को यहां से उठा के यहां इसमें पुट कर दो। आई एन स्क्वायर, ये आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई के का? अब ये क्वांटिटी रियल बन गई, देखो सारी। अब तक कॉम्प्लेक्स था, जैसे ही तुमने सिग्मा की वैल्यू रखी अब ये रियल हो गया। तो के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर सी स्क्वायर ले आओ, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दो, एन स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर। आ गया, ये आ गया फॉर्मूला। ये वेव वेक्टर फ्रीक्वेंसी रिलेशन है। किन किन के बीच रिलेशन दे रहा है? तीन क्वांटिटियों के बीच दे रहा है, वेव वेक्टर और एन, ये तो कांस्टेंट है, सी और ई और एम एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा। तो यहां से
प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दो। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? एन स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्वांटिटी हो गई है दिस वन। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर निकालो। इस के स्क्वायर को इधर ले जाओ, बराबर सी स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया देखो। क्या कुछ गड़बड़ हुई? क्यों, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। ये डिवीजन क्यों जी? ये डिवीजन में आएगा, ऐसा आएगा डिवाइड नहीं। ये ओमेगा अपॉन की हो गया वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ओमेगा पाई के। तो वी स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और एन होता है सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हो? एन की वैल्यू होती है सी अपॉन वी। तो सी अपॉन वी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? रूट लोगे इसका? क्यों जी, ये नहीं बनी? एन आ गया, एन बराबर सी अपॉन वी इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्या डेरिवेशन करना था? यही तो था। देखो कितनी चीज आ गई इसमें। ये आ गई देखो, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा पी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर अपॉन एफ एप्सिलॉन नॉट। देखो कहां यूज किए मैंने, ये कर दिया है यूज। ये रही, ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एन की पावर हाफ पे निर्भर करती है। ये वाला क्वेश्चन आता है ये लगातार। और दूसरी चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ये आ गई देखो। अब तुम्हारे पास में क्या है कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब तुम फ्री स्पेस में गए, तुमने सोचा कि आयोनाइज्ड स्फीयर के माध्यम की प्रॉपर्टी को फ्री स्पेस में लाना है। तो फ्री स्पेस में क्या होगा? कोई नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं। फ्री स्पेस में कहां होते हैं? तो ओमेगा पी 0 हो जाएगा। जैसे ही ओमेगा पी की वैल्यू यहां 0 हो जाएगी तो एन बराबर 1। फ्री स्पेस में एन की वैल्यू 1 होती है, फ्री स्पेस में आ जाओगे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में कई सारे केसेज बनेंगे। तो केसेज देखो, यहां तक देखो। कोई मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ जल्दी से। सारा मैथमेटिक्स था ये। डेरिवेशन तो मैं बताया था कैसे टाइप करते हैं इस रिजल्ट को। सिग्मा की वैल्यू को आई एन स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा कैसे दिखाएं? सिग्मा किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है? वेलोसिटी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करती है? हाँ अभी बताता हूँ, ये सब बताता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा J बराबर सिग्मा ई है। अब सिग्मा की वैल्यू यहां दो तरीका की हो सकती है, एक रियल क्वांटिटी और एक इसकी क्वांटिटी हो सकती है इमेजिनरी। अगर यहां इमेजिनरी है, आई लग गया, तो उसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। अब थीटा को देखो क्या लिखें हम, जो आई आ जाए, पाई बाई 2। थीटा हमारा पाई बाई 2 होगा। तो यहां पे जैसे ई की पावर आई पाई बाई 2 करेंगे तो उसे लिखेंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई आते ही जे और ई सेम फेज में नहीं हुए, जे और ई में पाई बाई 2 का फेज आ गया, तो आउट ऑफ फेज हो गए। यही तो मैं बता रहा था।
तो आई आने का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें, जब हमारा जे और ई है दोनों सेम फेज में नहीं होते। जब जे मैक्सिमम होगा तो हो सकता है ई उस समय पे कम हो और इसका कन्वर्स जे कम हो ई ज्यादा हो, इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे वो इमेजरी आ रही है, तो ये क्या करेगी, जे और ई को सेम फेज में नहीं रखेगी, जे और ई सेम फेज में नहीं होंगे, उन्हें दोनों को आउट ऑफ फेज कर देगी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। और यहाँ दो चीजें हम देख रहे हैं, यहाँ केवल जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है वो दो चीजों का फंक्शन नहीं है, केवल एक फंक्शन है एन का, और एन किसकी प्रॉपर्टी है, माध्यम की। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी केवल मीडियम की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है, जबकि हमारा सिग्मा कंडक्टिविटी वो दोनों पर निर्भर करती है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी पे, मतलब जो हमारा कंडक्टिविटी वो किस पर निर्भर करती है, एन पे, माध्यम की प्रॉपर्टी पे, और जो ईएम वेव प्रोपगेट करने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो रेज जा रही है, जो लाइट रेज जा रही है जो हमें प्रोपगेट करानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम नियंत्रित कर सकते हैं आसानी से। उससे हमारी कंडक्टिविटी अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है जैसे हम चाहते हैं। तो सिग्मा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ओमेगा, अगर हम इसको बढ़ाना है तो ओमेगा को कम कर दें, सिग्मा अगर हम ओमेगा को ज्यादा कर देंगे तो सिग्मा कम हो जाएगा। तो आप कंडक्टिविटी को चेंज कर पा रहे हैं, और ये आसान काम नहीं है। ये नीचे बैठे बैठे नियंत्रित हो रही हैं चीजें। मीन्स इंटरनल, जब भी हम रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं किसी चीज का, तो दो चीजें होती हैं, उसका नियंत्रण सदा ये चाहते हैं कि कोई पैरामीटर ऐसा हो जो हमसे नियंत्रित हो जाए। तो यहाँ पे नियंत्रण किस चीज का, जो ईएम वेव है वो हम भेज रहे हैं आयरोस्फीयर में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा हम कर सकते हैं। अब आयरोस्फीयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आयरोस्फीयर जैसा है, उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ी चेंज कर लोगे, वो तो नेचर की प्रॉपर्टी है। यू कैन नॉट चेंज सच प्रॉपर्टी। तो एन को नहीं बदल पाओगे, इसको बदल सकते हो। सिग्मा को चेंज करने का ये मतलब है। अब है क्या कि एन रियल इमेजरी से क्या लेना देना, उसको भी सुनो और उसको भी समझो। तो एन जैसे हमारा कैलकुलेट हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें ये पता चलेगा यहां पे कि एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इस पे स्पेशल केसेस लगा देंगे। स्पेशल केसेस देखो कैसे लगाते हैं। अब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दो हैं, एक ओमेगा पी। इन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर कर रहा है। तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारा स्पेशल केसेस देखो बनते जाएंगे। अब यहां फर्स्ट केस, अगर हमारा ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो की तरफ टेंड करे, ये कैसे हो सकता है जीरो की तरफ टेंड? आपके पास दो विकल्प हैं इसे जीरो लाने के लिए। आप क्या कर सकते हो, या तो ओमेगा पी को जीरो करो या ओमेगा को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करो। ये कर नहीं सकते क्योंकि कोई दुनिया में ऐसी रे नहीं बनती जिसकी ओमेगा इन्फिनिटी हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास क्या विकल्प है, इसको, ये विकल्प है, और ये फंक्शन है एन का ओमेगा पी। तो एन को जीरो करो, एन जीरो फ्री स्पेस में होगा, तो इन फ्री स्पेस में पहुंचो। तो फ्री स्पेस में क्या होगा, जब एन जीरो हो जाएगा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का 1 ही तो होता है। एन बराबर सी अपॉन वी से हम क्या पहुंचेंगे, एन की वैल्यू 1 हो गई तो एन होता है सी अपॉन वी। तो ये सी अपॉन सी बराबर 1 बन जाएगा। मीन्स जो वेव है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एन की वैल्यू को 1 करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कब हो पाएगा, जब प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जीरो हो। आयरोस्फीयर में नहीं हो पाएगा। आयरोस्फीयर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ही नहीं, एन जीरो हो ही नहीं सकता। तो प्लाज्मा में पॉसिबल नहीं है। ये कहां पॉसिबल हो पाएगा, फ्री स्पेस में हो पाएगा।
जहां पे माध्यम ना हो, पार्टिकल्स ना हो, मॉलिक्यूल्स ना हो, इलेक्ट्रॉन्स ना हो, एटम्स ना हो, ऐसा जहां कुछ भी ना हो, ऐसा तब पॉसिबल है। बात समझ आई या नहीं आई? फिर हमारे पास में केस क्या है, केस नंबर 2। एन की वैल्यू को यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां से देखें इस फॉर्मूले से, 1/ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? इस ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 1 में से और फिर घटा के ओमेगा को बाहर ले आया। अब है देखो क्या केस बन रहा है। अगर हमारा ओमेगा पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाए, तो एन कैसा हो जाएगा? ऐसे केस में ये हमारी जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और अंडर रूट माइनस का क्या होगा? इमेजिनरी। तो एन कैसा बन जाएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इमेजिनरी बन जाएगा। तो लाइट रेज आगे ना चल के रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी पीछे को, आगे ना प्रोपोगेट करेगी ऐसी रेज जिसका एन इमेजिनरी हो। तो ऐसी वेव क्या करती है? आगे ना प्रोपोगेट करके, उसको पेनिट्रेट ना करके माध्यम को पीछे वापस होने लगती है। ये इसका मतलब होता है फिजिकल मीनिंग एन इमेजिनरी का। और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा पी स्क्वायर से ज्यादा हो। अब एन रियल होगा? क्यों जी, नहीं होगा? अब एन रियल होगा, रियल में वेव प्रोपोगेट कर जाएगी। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा से ज्यादा रखो। तो प्रोपोगेशन कब पॉसिबल हो पाता है? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पी से ज्यादा होती है, और कम से कम इतनी तो जरूर हो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के बराबर कर लोगे तो ये 0 बन जाएगा, एन की वैल्यू 0 की तरह वेव करेगी। लेकिन फिजिक्स की भाषा में अगर दोनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेव है जो प्रोपोगेट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखा जाए, किसके मुकाबले? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के मुकाबले, तब प्रोपोगेशन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए तो ये 2 प्रॉपर्टी लिखी गई है कि प्लाज्मा ओपेक होता है जब ओमेगा पी से लेस देन होती है, और जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब ओमेगा पी से ज्यादा है। तो पेनिट्रेशन कब पॉसिबल है? जब ओमेगा पी से ज्यादा हो, कम पे नहीं पॉसिबल हो पाता। और इसमें एक फॉर्मूला जो हमारा है वो सेम चलता है, स्किन डेप्थ वाला, स्किन डेप्थ इन प्लाज्मा। उसका फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेटली C अपॉन ओमेगा पी। स्किन डेप्थ पढ़ा रखी है मैंने, पहले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास, आपको पता है, स्किन डेप्थ कैलकुलेट करना चाहते हो आयनाइज्ड मीडियम में, तो C अपॉन ओमेगा पी से कैलकुलेट हो जाती है। जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में चलता है वैसे, C अपॉन अंडर रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। ये जब इसके मुकाबले ज्यादा होता है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये फॉर्मूला। देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कुछ छूटी हो तो मैं लिखा दूं। बस यही सब चीजें थी, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से जितना करा दिया वो काफी है ना।
तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैथमेटिक्स और जो ये कंसेप्ट है वे आपको क्लियर हुए होंगे। तो आयोनोस्फीयर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, खासतौर से कम्पिटिशन्स में। ये जो 3-4 प्रॉपर्टी ये नीचे लिखी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आइडिया एल्टीट्यूड का भी रखना है, डेंसिटी का ऑर्डर, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी n की पावर हाफ, और इसके मेन फार्मूले, ये सब करके रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।